Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen, Assistant Professor in Economics. Dear students, today we will be discussing about the limitations of the liquidity preference theory propounded by Keynes. आज हम कीन्स द्वारा प्रतिपादित लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको इस सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी कि कैसे 3 तरह के मोटिव्स के लिए मुद्रा की मांग की जाती है और किस बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। और यह भी हमने देखा कि कीन्स ने मॉनेटरी फैक्टर्स को, मौद्रिक कारकों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना ब्याज की दर के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से अलग विचारधारा को उन्होंने समझाया। तो हम यह देखेंगे कि कैसे इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी जो इसकी आलोचना के कारण के रूप में सामने आई। इस विचारधारा या इस सिद्धांत की जो आलोचना की गई वह कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई, जिसमें हैंसन, हैज़लिट, बॉमोल शामिल थे। सबसे पहली आलोचना का जो बिंदु था, द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच द थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड वॉज रियल फैक्टर्स इग्नोर्ड। इस सिद्धांत में वास्तविक तत्वों की उपेक्षा की गई। अब इसे हमें समझना होगा कि कैसे वास्तविक तत्वों की उपेक्षा हुई। हमने देखा कि कीन्स ने कहा मौद्रिक तत्व ही ब्याज की दर के निर्धारण का कारण बनते हैं। हैज़लिट का विचार यह था कि कीन्स ने अपने सिद्धांत में ब्याज के प्रमुख निर्धारक वास्तविक तत्वों की उपेक्षा की, और वह वास्तविक तत्व क्या थे? पूंजी की उत्पादकता, मितव्ययताएं आदि। वास्तव में ब्याज दर केवल मौद्रिक तत्वों से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि वास्तविक तत्वों वाली स्थिति से भी प्रभावित होती है। अब वह वास्तविक तत्व क्या थे? हम देख सकते हैं पूंजी की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मितव्ययताएं अथवा बचतें, इनसे हम क्या समझते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ फैक्टर, या जो भी हम सेविंग्स कर सकते हैं इकोनॉमीज़ के रूप में। मितव्ययताएं बहुत ज़रूरी कारण या एक रूप ले सकते हैं ब्याज की दर में निर्धारण के लिए। फिर देखिए, प्रोफेसर वाइनर ने भी बताया कि वास्तविक तत्व बचत की उपेक्षा को अनुचित बताते हुए लिखा है उन्होंने, बिना बचत के तरलता का परित्याग नहीं हो सकता। विदाउट सेविंग देयर कैन बी नो लिक्विडिटी टू सरेंडर। जब तक आप सेविंग के कंसेप्ट को ना ध्यान में रखेंगे, तब तक बचत ब्याज का या तरलता का जो परित्याग है या ब्याज की दर का जो निर्धारण है, उसे आप नहीं समझ सकते। फिर दूसरा सिद्धांत जो था इस आलोचना के लिए, वह क्या था? अनिर्धारित सिद्धांत। दिस थ्योरी वॉज इनडिटर्मिनेट। प्रोफेसर कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की थी कि यह सिद्धांत अनिर्धारणीय सिद्धांत है। यह आलोचना कीन्स के सिद्धांत पर भी समान रूप से लागू होती है। कीन्स के अनुसार ब्याज दर मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग द्वारा निर्धारित होती है, जो हमने पुराने वीडियोस में देखा। लेकिन मान लीजिए यदि हम मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मान लें, तो मांग ज्ञात करने के लिए सौदा उद्देश्य वाली मांग अवश्य ज्ञात करनी होगी।
यह मांग आय पर निर्भर करती है। आय का परिवर्तन निश्चित रूप से तरलता पसंदगी में परिवर्तन करता है। अतः मुद्रा की मांग आय के बिना ज्ञात नहीं की जाती। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आय के बिना ब्याज दर का पता लगाना, और दूसरे शब्दों में वही बात कि अगर बिना इनकम के हम आय का पता नहीं लगा सकते और ब्याज दर के बिना आय का पता नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार यह सिद्धांत हमें वृत्ताकार तर्क, सर्कुलर रीजनिंग में इन्वॉल्व कर देता है। अतः प्रोफेसर हैंसन के अनुसार कीन्स का सिद्धांत भी अनिर्धारणीय है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी क्लासिकल्स या नियो क्लासिकल्स थ्योरीज थी, प्रतिष्ठित जो सिद्धांत थे, उनको कीन्स ने अनिर्धारित सिद्धांत के रूप में बताया, व्यक्त किया। लेकिन कीन्स का सिद्धांत स्वयं इसी समस्या से ग्रसित था। Keynes charged the classical theory on the ground that it assumed the level of employment fixed. उन्होंने माना, कीन्स क्या कहते थे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मान्यता रखते हैं कि रोजगार का स्तर क्या है, स्थिर है। Same criticism applies to the Keynesian theory since it assumes a given level of income. Keynes' theory suggests that DM and SM, that is demand for money and supply of money, determine the rate of interest. Without knowing the level of income, we cannot know the transaction demand for money as well as the speculative demand for money. Obviously, as income changes, liquidity preference schedule changes, leading to a change in the interest rate. Therefore, one cannot determine the rate of interest until the level of income is known, and the level of income cannot be determined until the rate of interest is known. Hence, indeterminacy. इसलिए इस सिद्धांत में indeterminacy निर्धारित थी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? इनकंसिस्टेंट थ्योरी, असंगत सिद्धांत। प्रोफेसर नाइट तथा प्रोफेसर हैजलिट का विचार है कि कीन्स के अनुसार ब्याज दर उस समय अधिक होनी चाहिए जब तरलता पसंदगी अधिक हो, परंतु मंदी या डिप्रेशन के दिनों में तरलता पसंदगी अधिक होते हुए भी ब्याज दर कम होती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि इस सिद्धांत ने बिजनेस साइकिल्स के प्रभावों को, व्यापार चक्रों के प्रभावों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं किया। फिर समय तत्व की उपेक्षा, दिस थियरी हैज़ इग्नोर्ड टाइम एलिमेंट। कीन्स का सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याज दरों में अंतर क्यों होता है। वास्तव में समय तत्व भी ब्याज को प्रभावित करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन में या लॉन्ग रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, जिनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन या प्रॉपर एनालिसिस कीन्स के सिद्धांत में नहीं था। सौदा उद्देश्य मांग एवं ब्याज की दर, ट्रांजैक्शन मोटिव डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखने की बात होगी कि वैसे तो हमने बताया कि ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी इज़ पॉजिटिवली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम, बट इसका संबंध ब्याज की दर से भी था या नहीं, वो हम देखेंगे। कीन्स के ब्याज दर के सिद्धांत में मुद्रा की सौदा उद्देश्य मांग को ब्याज दर से स्वतंत्र माना है। What Keynes has decided and what Keynes has explained in his theory, he had explained that the transactionary demand for money is independent of the changes in rate of interest, or we can say it was inelastic to the rate of interest. इसलिए कीन्स के अनुसार हम ये कहेंगे कि उन्होंने ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मोटिव को रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्वतंत्र माना। बॉमोल तथा टॉबिन, इन अर्थशास्त्रियों का कहना है, इन्होंने आगे चलकर मुद्रा के मांग के सिद्धांतों की चर्चा की। मुद्रा की सौदा उद्देश्य मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। द लेटर इकोनॉमिस्ट लाइक Baumol and Tobin had
emphasized and and made and reflected the relationship between TDM and the rate of interest. उन्होंने जोर दिया कि इनमें विपरीत संबंध स्थापित होता है। यदि बाजार में ब्याज दर अधिक हो तो हो सकता है कि कुछ लोग उपभोग पर कम व्यय करें। तो उन्होंने लेटर ऑन अपने थियरीज़ में बॉमोल का पोर्टफोलियो का पूरा सिद्धांत है जो बहुत फेमस है, जो आप शायद मास्टर्स में पढ़ेंगे। उस थियरी में हमने देखा है कि सौदा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है और ब्याज की दर में विपरीत संबंध स्थापित होता है। तरलता जाल। नाउ वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। कीन्स के ब्याज दर सिद्धांत में तरलता जाल की धारणा एक प्रमुख ढंग से व्यक्त की गई। अमेरिकन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में द्रव्यता फलन लिक्विडिटी फंक्शन कभी भी पूर्णतः लोचदार होने की स्थिति में न तो सैद्धांतिक रूप से सिद्ध हुई और न ही यह व्यवहार में देखी गई। जो डायग्राम में हमने लास्ट में एक परफेक्टली इलास्टिक कर्व देखा था जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर था, वही तरलता जाल था, लेकिन यह व्यवहारिक रूप में कम ही देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कीमत परिवर्तनों की उपेक्षा। The Keynesian liquidity preference theory had ignored changes in prices also. कीन्स के सिद्धांत में कीमत स्तरों के परिवर्तन की उपेक्षा की गई। कीन्स ने मुद्रा की मांग का जो वर्णन किया है वह कीमत स्तर की स्थिरता की मान्यता के आधार पर प्राप्त किया है। वास्तव में मुद्रा की मांग कीमत स्तर के परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होती है। कीन्स ने इस तथ्य की उपेक्षा की। अब देखिए, मैं जब आपको क्लासिकल सिद्धांत रोजगार का संपूर्ण रूप से पढ़ाऊंगी तब हम देखेंगे कि मुद्रा की मांग सामान्य कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है, और हमने फिशर के सिद्धांत में भी देखा था, कैम्ब्रिज सिद्धांत में भी देखा। तो लेकिन जब कीन्स ने अपने एनालिसिस में एक्सप्रेस किया तो उन्होंने यह माना कि कीमत स्तर क्या थी, स्थिर थी, लेकिन कीमत में परिवर्तन आना स्वाभाविक है और इसलिए यह सिद्धांत संपूर्ण नहीं है क्योंकि ये चेंजेस को इंक्लूड नहीं कर पाता। मुद्रा का सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। मीनिंग ऑफ मनी वॉज नॉट क्लियर। कीन्स ने मुद्रा की स्पष्ट परिभाषा नहीं की। मुद्रा में बैंक डिपॉजिट्स सम्मिलित होते हैं अथवा नहीं, उनकी परिभाषा से यह स्पष्ट नहीं होता है। मुद्रा की पूर्ति का ब्याज दर से संबंध है अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं होता क्योंकि मुद्रा की पूर्ति को हमने इंस्टीट्यूशनली गिवन माना और परफेक्टली इन इलास्टिक वक्र के रूप में उसे दर्शाया। तो यह कुछ क्रिटिसिज्म या हम कहें आलोचनाएं थी इस सिद्धांत की, लेकिन संपूर्ण रूप से हम देखें तो यह सिद्धांत काफ़ी कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण अपने अंदर समाये हुए था। अब कंक्लूजन में अगर हम देखें तो डिस्पाइट ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी tells a lot on income, output and employment of a country. His basic purpose was to demonstrate that a capitalist economy can never reach full employment due to the existence of liquidity trap. Very, very important conclusion we can draw out of the Keynesian liquidity preference theory, and it is कि जब तक कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह नहीं समझ लेती या वह जब तक पूर्ण रोजगार के बिंदु पर नहीं जाएगी, जब तक कि वहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप का या तरलता जाल प्रेजेंट नहीं होगा। That a capitalist economy can never reach full employment due to the existence of liquidity trap. Sorry, इसे हम ऐसे लेंगे कि कोई भी पूंजीगत अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकती अगर उस अर्थव्यवस्था में न्यूनतम ब्याज की दरों पर तरलता जाल है। मतलब तरलता जाल का अर्थ क्या हुआ कि सारा का सारा मुद्रा या जो भी सारा का सारा कैश है, सारा का सारी की सारी जो मुद्रा है अर्थव्यवस्था में, उसे लोग किस रूप में रखना चाहते हैं,
नकद के रूप में रखना चाहते हैं। तो अगर यह लिक्विडिटी ट्रैप रहा अर्थव्यवस्था में, तो पूर्ण रोजगार के बिंदु को प्राप्त करने में किसी भी अर्थव्यवस्था को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। Though the liquidity trap has been overemphasized by Keynes, yet he demolished the classical conclusion, the goal of full employment. Further, his theory has an important policy implication. A central bank is incapable of reviving a capitalistic economy during depression because of liquidity trap. In other words, monetary policy is useless during depressionary phase of an economy. तो इसमें थोड़ा बहुत हमें यह भी ज्ञान मिला कि कैसे मौद्रिक नीति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर विद्यमान हो, और यह भी दिखाया कि ये केंद्रीय बैंक असमर्थ हो जाते हैं किसी भी पूंजीगत अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए जब वह मंदी के दौर में तरलता जाल में फंसी हो। तो बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स इस थ्योरी ने हमें दिए, जिससे हम आज के दौर में भी कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी में समझ सकें कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है और कैसे लोग अपने मनी को या कैसे इकोनॉमी मनी को लिक्विड एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट के रूप में विभाजित करती है। धीरे धीरे बाद में मिल्टन फ्रिडमैन ने और टॉबिन और बॉमोल ने भी अपने विचारों को अपने सिद्धांतों में प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर इस मुद्रा परिमाण सिद्धांत या मुद्रा के मांग सिद्धांत को और विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। Thank you so much everyone for listening to this video.